बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट conceptual question is a heavy duty battery of a truck maintains a current of 3 ampere for 24 hours. How much charge flows from battery during this time? कहते हैं एक ट्रक की एक बैटरी है, उसका करंट हमें दिया हुआ है 3 एम्पेयर से और उसके टाइम दिया हुआ है वो 24 आवर्स है। तो इस दौरान वो बैटरी इस टाइम के दौरान कितना चार्ज उसमें से फ्लो होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन नोट कर लेते हैं। यहाँ पर करंट हमें दिया हुआ है 3 एम्पेयर्स, टाइम 24 आवर्स। तो सबसे पहले टाइम को उसके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें, यानी हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो 24 आवर्स को कन्वर्ट करें पहले मिनट्स में, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक। और फिर उस मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 से मल्टीप्लाई करें फिर मिनट्स और फिर उस मिनट की कन्वर्जन करें सेकंड में, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम की वैल्यू हमारे पास आ रही है 86400। अब हमने फाइंड आउट करके देना है चार्ज, किस में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास फार्मूले कि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें चार्ज फाइंड आउट करना है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू के लिए अरेंज कर लें, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी। सारी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज पुट करें। डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई विद 86400 टाइम आ जाएगा। यहाँ से चार्ज निकल के आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू आ रही है 259,200 कूलम्स, ये चार्ज की वैल्यू आ रही। आप इसको स्लाइड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने सामने स्लाइड पे शो कर रहा होगा। Next question is, while analyzing a circuit, the internal resistance of an EMF source is ignored. कहते हैं जब आप सर्किट को एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उस वक्त इंटरनल रेजिस्टेंस को क्यों इग्नोर किया जाता है। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स, जब सर्किट को एनालाइज किया जाता है तो वहाँ पर दो तरह की रेजिस्टेंसेस आ जाती है। एक को हम लोड रेजिस्टेंस जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है, यानी जो बाय जो कोई भी रोड कनेक्टेड हो। दूसरी रेजिस्टेंस जो होती है उसे हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो इनसाइड एन ईएमएफ सोर्स या बैटरी सोर्स के अंदर की रेजिस्टेंस होती है, उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब जो कहते हैं कि जब हम सर्किट को एनालाइज कर रहे हो तो उस वक्त उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर को क्यों इग्नोर करते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि जब हम सर्किट को स्टडी कर रहे हो तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को इस वजह से इग्नोर करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस स्टूडेंट्स इसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं। While analyzing the स्लाइड में circuit, the जाकर internal resistance of an EMF source is ignored because of the following reason. इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहले आपने डिफाइन करनी है। द रेजिस्टेंस इनसाइड द ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं इसका रीज़न क्या है। नाउ हम जानते हैं, एज वी नो दैट एन ईएमएफ सोर्स प्रोवाइड वोल्टेज टू द सर्किट। ईएमएफ सोर्स क्या करती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है सर्किट को। ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट्स हैव लो पोटेंशियल ड्रॉप। ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट्स हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप्स। तमाम के तमाम रेजिस्टर्स जो होते हैं वहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस इनसाइड एन ईएमएफ आल्सो हैज़ सम पोटेंशियल ड्रॉप। इसी के साथ साथ रेजिस्टेंस इनसाइड ईएमएफ भी, वहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ना कुछ होता है। तो हाउ एवर दिस इफेक्ट इज़ सिग्निफिकेंटली या प्रैक्टिकली इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है।
ठीक है, तो विच रिजल्ट्स, जिसके रिजल्ट में हम उसको क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न फॉर लेस ड्रॉप इज़ डेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो इसी वजह से इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ से हम इसी वजह से इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी EMF की वैल्यू भी आ जाती है यहाँ से। तो EMF विल बी इक्वल्स टू VT प्लस IR, ये हमने निकाली थी। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर लें तो उस वक्त EMF विल बी इक्वल्स टू VT आ जाए। सो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम हमेशा इग्नोर कर लेते हैं ताकि हम सर्किट्स को आसानी से समझ सकें, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, इसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होती है, तो इसी वजह से हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। तो जिसके रिज़ल्ट में हम सर्किट्स को उस वक्त स्टडी कर रहे होते हैं जब EMF को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले रहे होते हैं उसी की पोटेंशियल ड्रॉप के। अदरवाइज़ आप अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करते तो उस केस में जो EMF होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस विच हैज़ द लार्जर डायमीटर। कहता है दो वायर्स हैं, एक एल्यूमिनियम की और एक कॉपर की है, और उनकी लेंथ और रेजिस्टेंस आपने सेम रखी हुई है। तो अब वो कह रहे हैं कि इनमें से डायमीटर किसका ज़्यादा होगा और क्यों, ये बात देखते हैं जी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखें उसने एक कंडीशन दी हुई है, वो कहते हैं लेंथ दोनों वायर्स जो है एल्यूमिनियम है और कॉपर दोनों की सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ पर अगर लेंथ और रेजिस्टेंस सेम है तो हमें डायमीटर एल्यूमिनियम का ज़्यादा रखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ कॉपर। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमें पता है जो कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम होती है वो हमेशा कॉपर से लेस होती है, यानी कॉपर ज़्यादा कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, गुड कंडक्टर है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। सो अगर एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से लेस है तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम में रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, यानी एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल है, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जिसकी कंडक्टिविटी कम उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन कॉपर। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस डिफाइन होती है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, जिसमें R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L उसकी लेंथ है और लेंथ ऑफ द वायर, और A क्या है? एरिया ऑफ वायर। अब हमें पता है कि कॉपर जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो जाहिर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस हमने रखनी है सेम। अब रेजिस्टेंस जब सेम रखनी है दोनों वायर्स की तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम की जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके एरिया जो इसके रेसिप्रोकल में आ रहा है वो क्या होना चाहिए? वो तो अगर हमने रेजिस्टेंस को कम करना है ना, यानी उसी के इक्वल लेकर आना है दूसरी वाली के जो रेजिस्टेंस है किसकी? कॉपर की, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस तो कम होगी, जाहिर उसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो उसकी रेजिस्टेंस के इक्वल लेकर आने के लिए हमें यहाँ से एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ज़्यादा करना पड़ेगा। जाहिर एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ज़्यादा करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि इससे हमें ये पता लगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो ग्रेटर है किससे? रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर से। सो यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम का जो है वो एरिया ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, यानी वो कॉपर के इक्वल हो जाए, तो उसका एरिया को ज़्यादा रखेंगे। जब एरिया ज़्यादा रखेंगे तो हमें पता है एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है, और एरिया पाई इंटू आर जो होता है वो रेडियस है, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टू, डी डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करें, पाई डिवाइडेड बाई 2 को मैं स्क्वायर लेकर बाई ले आया हूँ, पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई विद डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के। तो अगर एरिया ज़्यादा रखना है तो इसका मतलब है हमें उसका डायमीटर भी तो ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो एरिया ज़्यादा करने से उसका डायमीटर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेम रेजिस्टेंस लेने के लिए डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम को क्या रखना है? वो ज़्यादा रख लें एज कम्पेयर टू कॉपर। अगर डायमीटर को ज़्यादा रखेंगे तो रिजल्ट में एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कम, तो वहाँ पर सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस के लिए उन रेजिस्टेंस सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस लाने के लिए वहाँ पर हमें उसके जो डायमीटर
एल्यूमिनियम है उसको हमेशा ज़्यादा रखने पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर कंडक्टिविटीज़। सो चलते हैं अभी इसी को हम अपने स्लाइड पर से समझते हैं। फॉर द सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर एल्यूमिनियम विल हैव लार्जर डायमीटर, दैट इज डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम विल बी ग्रेटर देन कॉपर। ठीक है, रीजन क्या है, हमें पता है एज कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन कॉपर, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी लेस है, इट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन कॉपर। इसका क्या मतलब हुआ, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ग्रेटर है। सो टू मेक देयर रेजिस्टेंस इक्वल फॉर सेम लेंथ एंड सेम एरिया, टू मेक देयर रेजिस्टेंसेस इक्वल फॉर सेम लेंथ, तो उनकी सेम लेंथ के लिए अगर हमने उसके रेजिस्टेंस को भी इक्वल लेकर आना है तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम विल बी टेकन लार्जर, तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम को हम क्या लेंगे, लार्जर लेंगे। तो एज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिफाइन होती है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रेजिस्टेंस ऑफर इज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, देयरफॉर इट हैज़ लेसर कंडक्टेंस, तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन ऑर्डर टू मेक रेजिस्टेंस आर सेम द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी ग्रेटर, तो रेजिस्टेंस को सेम करने के लिए उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। एरिया ज़्यादा हुआ तो हमें पता है एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वहाँ से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें ये पता लगा एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डी स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, सो इट मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड डायमीटर, सो इट मीन्स बाय इंक्रीजिंग एरिया डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीजिंग, एरिया को इंक्रीज करने से एल्यूमिनियम का डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि रेजिस्टेंस वहाँ से कम हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू मेक equal resistance the aluminum area which should be greater. Next question is, under what circumstances can the potential difference of battery exceeds its EMF? कहते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस लगाएं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वो ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू EMF। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें, एक है पोटेंशियल डिफरेंस और एक है EMF। तो चलिए इन दो चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद कंडीशंस लिखाते हैं कि किन कंडीशंस में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा EMF से। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि EMF जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी पोटेंशियल डिफरेंस से, टर्मिनल पोटेंशियल से। अब EMF क्या होती है, ये एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है जिसके पास EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये बाहर किसी भी एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड है जिसकी रेजिस्टेंस को मैं कह लेता हूँ कैपिटल आर, यानी कोई भी बाहर लोड है। अब जैसे ही अब ये बैटरी वर्क करेगी तो ये लोड के अक्रॉस पोटेंशियल कुछ ड्रॉप होगा, उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल BT कहते हैं। तो यहाँ पर इस लोड की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो उसे टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल हमने सीखा था कि ये हमेशा लेस होता है एज कम्पेयर टू EMF बैटरी सोर्स के। तो अब EMF के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होती है, वो हमने पढ़ी थी। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होती है EMF बैटरी सोर्स के अंदर, उसके अपनी रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी सोर्स कहा था। वहाँ से हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है। तो यहाँ पर V कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो EMF। ठीक, तो EMF विल बी इक्वल्स टू I इंटू आर, EMF विल बी इक्वल्स टू I इंटू, यहाँ पर R दो हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरी उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हैं। EMF विल बी इक्वल्स टू I इंटू आर की जगह हम पुट कर लेंगे लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी, EMF विल बी इक्वल्स टू I के अंदर मल्टीप्लाई कर लें IR प्लस I इंटू स्मॉल r। ये जो IR है दिस इज द पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल है जो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस बैटरी के टर्मिनल्स में ड्रॉप होगा, तो वो होगा, उसे हम VT कह लेते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल प्लस IR। यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल को डिफाइन करें तो टर्मिनल पोटेंशियल ये प्लस और दूसरी साइड जाकर माइनस, तो VT विल बी इक्वल्स टू EMF माइनस IR। स्टूडेंट्स यहाँ इस इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि VT कब आ रहा है, जब उसमें EMF उसकी EMF के रिजल्ट में से IR माइनस हो गया, तो इसका मतलब है VT का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इस केस में लेस होगा। स्टूडेंट्स फिर हमने दूसरा केस पढ़ा था कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल दोनों इक्वल भी होते हैं, यानी VT इक्वल्स टू EMF जब हमारे पास सर्किट जो है वो ओपन सर्किट हो। तो हमें पता है ओपन सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे कोई नंबर 1 में पुट करें तो VT विल बी इक्वल्स टू EMF माइनस करंट 0 इंटू R। सो VT विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर EMF। सो यहाँ से जब
ओपन सर्किट होगा तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी ईएमएफ के। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ से ग्रेटर होगी। दो कंडीशंस लगाई। पहली कंडीशन देखें यहाँ पर, इस कंडीशन में ईएमएफ जो है वो ग्रेटर है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ से लेस है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ इक्वल होंगी। अब तीसरी कंडीशन कोई लगाएं जहां पर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ जो है वो लेस हो या टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ग्रेटर हो। तो वो कंडीशन देखते हैं तो वो कंडीशन क्या हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंडीशन में अगर हमने वीटी को यानी टर्मिनल पोटेंशियल को ग्रेटर करना है किससे, ईएमएफ से, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है जब हम इसी के अगेंस्ट एक बैटरी लगा लें और वो बैटरी इस करंट को जो इस ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को क्या कर ले, रिवर्स कर ले। इसको आपको एक सर्किट से समझाता हूँ। देखें हमारा पहले सर्किट यूं था, ये ईएमएफ सोर्स था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से कोई लोड रेजिस्टेंस था। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके अगेंस्ट, यहाँ पर ये रोड इधर लोड रेजिस्टेंस, ठीक, इसके अगेंस्ट में क्या लगा लेता हूँ, एक बैटरी सोर्स, ये बैटरी सोर्स सपोज करें, इस बैटरी सोर्स को लगा लेता हूँ, यानी ये बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। स्टूडेंट्स पहले जब प्रीवियस केस देखा था तो उस केस में करंट जो है पॉजिटिव से यहाँ से जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता तो करंट की डायरेक्शन यूँ थी। अब जब हमने बैटरी सोर्स लगाया तो बैटरी सोर्स लगाने से उसकी करंट की डायरेक्शन देखें, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव इसी के ऑपोजिट में हो जाएगी, इसके रिवर्स में हो जाएगी। तो इसके रिवर्स केसेस में क्या हो जाएगा, जो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर होता जाएगा। वो क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि अब वो इसके अगेंस्ट दूसरे वाले करंट को अपोज कर रहे हैं। तो रिजल्ट में वो हमेशा इस बैटरी के अक्रॉस जो करंट आ रहा है वो इसके अगेंस्ट जाएगा। तो अगेंस्ट जाने से वो यहाँ पर ये जो बैटरी है अब ये इस ईएमएफ सोर्स को चार्ज करने के लिए यूज होगी। तो रिजल्ट में हमें जो टर्मिनल पोटेंशियल अब इस केस में देखें ये वाला ग्रेटर होगा तो इसी वजह से ये इस करंट को इस अगेंस्ट यहाँ पर ये करंट फ्लो करेगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो उसी केस में हो सकता है जब हम करंट को क्या कर लें, रिवर्स कर लें। तो करंट को रिवर्स करने से इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो इस केस में ये ईएमएफ इसके अपोजिट हुआ, तो हमारी जो इक्वेशन थी वीटी विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ प्लस IR1, सॉरी वीटी विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस IR1। ठीक, तो यहां से देखें वीटी विल बी इक्वल्स टू, हमने क्या कर लिया, करंट को ऑपोजिट में कर लिया माइनस अपना, तो जब ऑपोजिट में आए तो माइनस आई हो जाएगा इनटू आर, क्योंकि करंट अब उसके ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर वीटी विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ, यहाँ पर आप देखें माइनस इंटू माइनस प्लस IR। तो आप देखें यहाँ पर ईएमएफ, ये टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ का रिजल्ट वो कब आ रहा है, जब ईएमएफ में IR को प्लस कर रहे हैं, तो उसी का ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, उस पिछले वाले से, पिछली वाली इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 जैसे हमने कहा था उससे ग्रेटर आएगा। तो ये उसी की सूरत में हो सकता है जहाँ हम इसके ऑपोजिट में बैटरी लगाएं और वही बैटरी इसके करंट को रिवर्स करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से आप साइड में भी देख सकते हैं सेम वही कंडीशंस हैं। हमने सबसे पहले कंडीशंस लगाई थी, एक सर्किट सॉल्व किया था तो वहाँ से हमने टर्मिनल पोटेंशियल निकाली थी। टर्मिनल पोटेंशियल निकालने के बाद हमने कहा था कि ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये शो कर रही है कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो लेस है। फिर दूसरी कंडीशन में हमने ओपन सर्किट लेकर टर्मिनल पोटेंशियल को जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो 0 कर लिया था, तो वहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल आ जाती थी। और तीसरी कंडीशन में लास्ट में जो हमने अभी बैटरी सोर्स या चार्जर लगाया है इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो वो जो उसको चार्ज करेगा, बैटरी सोर्स से मराद यानी इसके अगेंस्ट एक चार्जर लगाया तो वो उसको चार्ज करने के लिए अपनी एनर्जी देगा तो करंट को रिवर्स कर लेगा। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस केस में ईएमएफ जो है वो लेस हो जाएगी। यहाँ हम कह सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो इन कंडीशंस में जब आप इसके अगेंस्ट चार्जर लगाएं तो वहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर हो जाएगा।